Hello everyone, welcome back to GK Today. This is नुज़हात सना और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 5th ऑफ अक्टूबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि हम बात करेंगे आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट की, फिर हम देखेंगे हार्पून मिसाइल किस कंट्री की है, माउंट एरबस किस वजह से न्यूज़ में आया, कहाँ पे लोकेटेड है, एक्सरसाइज काजिंथ कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स हम कब ऑब्जर्व करते हैं, और 2022 का दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस एक्टर को दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। What is the name of mission recently launched by Ministry of Ports, Shipping and Waterways to promote cruise tourism in India? भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? इस मिशन का नाम है बी ऑप्शन, क्रूज भारत मिशन। ठीक है, हमारे यूनियन मिनिस्टर कौन है पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के लिए? दिस इज सर्बानंद सोनोवाल, और इन्होंने लॉन्च किया है क्रूज भारत मिशन को ऑन 30th ऑफ सितंबर 2024। कहाँ पे लॉन्च किया? मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, इस मिशन का पर्पस क्या है? इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना फॉर क्रूज टूरिज्म और टॉप क्रूज डेस्टिनेशन इंडिया को बनाना। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है इस मिशन को विद सपोर्ट फ्रॉम वेरियस रेगुलेटरी एजेंसीज। ठीक है, और इसके लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल फॉर क्रूज डेवलपमेंट भी सेटअप किया जाएगा अंडर द इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन। ओके, तो ये मिशन जो है ये कब से कब तक चलेगा? 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2029 तक, यानी कि टोटल 5 सालों का ये मिशन रहने वाला है। ठीक है, और इसको 3 फेजेस में कंडक्ट किया जाएगा। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने लॉन्च किया है क्रूज भारत मिशन। पर्पस क्या है? क्रूज टूरिज्म को प्रमोट करना इंडिया के अंदर, राइट। इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन की अगर बात करें यहाँ पे, तो इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन कब स्टैब्लिश किया गया था? 1966 में। कौन सी इंडियन गवर्नमेंट बॉडी है जो कि ओवरसी करती है इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन को? इट इज मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। और बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इस एसोसिएशन का? कंसंट्रेटेड एफर्ट्स को फैसिलिटेट करना जिससे कि पोर्ट्स की प्रोडक्टिविटी और इसके ऑपरेशंस को इन्हांस किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगली स्लाइड में हम कुछ नेशनल न्यूज को कवर करेंगे जो पिछले कुछ महीनों में चर्चे में थे। Indo-Pacific Oceans Initiative recently completed 5 years of implementation was launched in which year? Indo-Pacific Oceans Initiative जिसने हाल ही में 5 साल इम्प्लीमेंटेशन के अपने कंप्लीट कर लिए हैं, इसको किस साल में लॉन्च किया गया था? आंसर हियर इज 2019। ठीक है, कृष्णा राजा सागर डैम इज अ ग्रेविटी डैम लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये डैम कहाँ पे है? कर्नाटका में। Which state government recently passed a bill making the registration of all Muslim marriages and divorces mandatory? तो ये बिल पास किया था असम की सरकार ने, जिसमें ये बात हुई थी कि जितने भी मुस्लिम मैरिजेस या फिर डाइवोर्सेज हो रहे हैं उनको मैंडेटरी तौर पे रजिस्टर करवाया जाए। कोलर गोल्ड फील्ड्स इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये फील्ड्स हैं कर्नाटका में। Recently, which state has become the first in the country to recognize warrants and summons served through digital means? ये स्टेट है मध्य प्रदेश। Recently, which armed force has launched the e-सेहत मॉड्यूल? जहाँ पे e-सेहत का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, ई-हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। करेक्ट आंसर इज इंडियन आर्मी। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तमिली साई सौंदरराजन हु अनाउंस्ड हर रेजिग्नेशन रिसेंटली वाज द गवर्नर ऑफ विच इंडियन स्टेट? द करेक्ट आंसर इज तेलंगाना। ओके, आपको बताना है कि अगर इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था तो अब प्रेजेंट में तेलंगाना के नए गवर्नर कौन हैं? सब लोग अपना जवाब कमेंट्स में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। वेयर वॉज द आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 इनॉग्रेटेड? आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, मुंबई। आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 को इनॉग्रेट किया गया इन मुंबई, जहां पे थीम रखी गई थी ग्लोबल साइनर्जी इन आयुष। पूरी थीम की बात करें तो थीम थी ग्लोबल साइनर्जी इन आयुष, ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ एंड वेलनेस थ्रू मेडिकल वैल्यू ट्रेवल। ठीक है, इस इवेंट का पर्पस क्या था? इंडिया को एक लीडिंग ग्लोबल हब बनाना फॉर होलिस्टिक हेल्थ केयर बेस्ड ऑन हमारे आयुष सिस्टम। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे आयुष की बात हो रही है तो किसने इसको ऑर्गेनाइज किया था, किस मिनिस्ट्री ने? ऑब्वियस आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष।
इन कोलैबोरेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है। और ना सिर्फ इसमें ये दोनों मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व थी, बल्कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थी और इसके की पार्टनर्स थे कुछ। तो इस समिट का फोकस क्या था? जो आयुष होता है, आयुष का फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, इनको इंटीग्रेट कराना विथ मॉडर्न हेल्थ केयर। तो डिफरेंट स्टेट के ऑफिशियल्स थे जिन्होंने यहाँ पे इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान से आए थे यहाँ पे लोग पार्टिसिपेट करने, ठीक है। तो आपको बस वेन्यू याद रखना है कि आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 कहाँ पे हुई है? आंसर है मुंबई सिटी, ओके। अगली स्लाइड में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, रिसेंटली वेयर वाज द फर्स्ट जॉइंट कमिटी मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हेल्ड? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहली जॉइंट कमिटी मीटिंग कहाँ पे हुई है? आंसर इज कैनबेरा। कैनबेरा कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। Recently, where was the international conference on exploring the life and living legacy of Guru Padma Sambhav held? ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जो कि बिहार स्टेट में इसके नालंदा सिटी में हुई थी। Recently, which country hosted the 17th edition of annual international biocuration conference? इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया था इंडिया ने। Recently, 26th edition of World Energy Congress is organized in which country? इसको ऑर्गेनाइज किया गया नीदरलैंड्स में। Recently, which institute hosted the All India Research Scholar Summit 2024? आंसर हियर इज IIT मद्रास। और IIT मद्रास के बारे में बार बार मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि IIT मद्रास ने पहली बार अपना एक आउटसाइड इंडिया कैंपस एस्टैब्लिश किया, और कहाँ पे किया है? तो जंजीबार में, ठीक है। जंजीबार कहाँ पे? तंजानिया कंट्री में। Where was the नीम समिट एंड ग्लोबल नीम ट्रेड फेयर हेल्ड? इस समिट को कंडक्ट किया गया नई दिल्ली में। Recently, where was the 4th edition of राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 हेल्ड? द आंसर इज भोपाल इन मध्य प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज, माउंट एरेबस रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? हाल ही में समाचारों में रहा माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, अंटार्कटिका। माउंट एरेबस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये अंटार्कटिका का सेकेंड लार्जेस्ट वॉल्केनो है, ठीक है, इसलिए इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। और न्यूज में क्यों आ गया है? क्योंकि सरप्राइजिंगली इस वॉल्केनो ने हाल ही में इरप्ट करना शुरू कर दिया है कुछ गोल्ड डस्ट, ठीक है। तो टिपिकली जो वॉल्केनोस होते हैं वो स्टीम रिलीज करते हैं, गैसेस रिलीज करते हैं, या फिर रॉक्स को रिलीज करते हैं। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है कि छोटे छोटे आपको क्रिस्टलाइज्ड गोल्ड पार्टिकल्स दिख रहे हैं इमर्ज करते हुए, और ये बहुत ही शॉकिंग बात है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये मिले हैं आपको 621 माइल्स दूर फ्रॉम द वोल्केनो, और इनकी जो वैल्यू है वो लगभग 5 लाख रुपए तक है, यानी कि $6000, ठीक है। तो नासा के जो साइंटिस्ट हैं यहाँ पे इन्होंने सजेस्ट किया है कि जो मॉल्टेन रॉक इसके अंदर मौजूद है उसने गोल्ड पार्टिकल्स को सरफेस तक ला दिया है, और जिसके बाद ये जो पार्टिकल्स थे क्रिस्टलाइज्ड हो गए थे इन द अंटार्कटिका सब जीरो टेम्परेचर्स और एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो जबकि जो अदर वोल्केनोज हैं वो गोल्ड प्रोड्यूस करते हैं गैस या लिक्विड फॉर्म में, लेकिन माउंट एरेबस जो है वो सॉलिड गोल्ड पार्टिकल्स को रिलीज कर रहा है और इसको विंड फिर दूर तक कैरी करके ले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से माउंट एरेबस थोड़ा सा यहाँ पे न्यूज में आ गया था। तो इसकी लोकेशन आपको याद रखना है कहाँ पे लोकेटेड है। ये अंटार्कटिका में आपको मिलेगा। अंटार्कटिका का ये सेकेंड लार्जेस्ट वोल्केनो है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए किस तरह का ये वोल्केनो है, तो इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेटो वोल्केनो, फाइन। और इसमें आपको स्टीप लेयर्ड स्लोप्स मिलेंगी। ये रॉस आइलैंड पे लोकेटेड है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में, फाइन। अगली स्लाइड में आइए लोकेशंस देखते हैं इंपॉर्टेंट जगहों की जो न्यूज में थे। रिसेंटली विच कंट्री इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क, जिसका नाम है जामा एल जज़ैर? कौन सी कंट्री ने इनॉग्रेट किया दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद? दिस इज अल्जीरिया कंट्री। दार एस सलाम सिटी इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये लोकेटेड है तंजानिया में। फिर नेक्स्ट है नैना तिबू आइलैंड इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट? ये आइलैंड आपको मिलेगा पार्क स्ट्रेट पे। माउंट एरेबस, जिसके बारे में जस्ट हमने चर्चा की, इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? ये अंटार्कटिका में है। निप्रो सिटी रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू मिसाइल अटैक इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये न्यूज में थी पिछले दिनों, क्योंकि रशिया ने टारगेट किया था इस सिटी को ड्यूरिंग द रशिया यूक्रेन वॉर, और ये सिटी कहाँ पे है? यूक्रेन में। फाकलैंड आइलैंड्स आर लोकेटेड इन विच ओशन? ये आइलैंड्स आपको मिलेंगे साउथ अटलांटिक ओशन में। और लास्ट है दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? ये एस्टैब्लिश किया गया हैदराबाद में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब हमने जो सेकंड क्वेश्चन अभी डिस्कस किया माउंट एरेबस के रिगार्डिंग,
अब आगे हम जब भी इसको रिवीजन फॉर्मेट में कवर करेंगे तो वहां हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि माउंट एरेबस इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, ठीक है। न्यूज में क्यों आया ये सिर्फ आज ही पढ़ेंगे और इसके बाद फिर हम लोग इसको सिर्फ वन लाइनर फॉर्मेट में कवर करेंगे, अदरवाइज फिर सेशन बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हार्पून मिसाइल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? हाल ही में खबरों में रही हार्पून मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, यूएसए, ठीक है। और न्यूज में क्यों आ गई ये मिसाइल? क्योंकि ताइवान ने पहला शिपमेंट रिसीव कर लिया है 100 लैंड बेस्ड हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम का फ्रॉम द यूएस, ठीक है। यूएस ने इन मिसाइल्स को हाल ही में ताइवान को डिलीवर किया है, इसी वजह से ये न्यूज में आ गई। और ये जो हार्पून मिसाइल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये कब से स्टार्ट हुई है, यानी कि कब से डिप्लॉय की गई है? तो सिंस 1977 ये मिसाइल वर्क कर रही है और एयरशिप और सब लॉन्च इसके वर्जन्स फिलहाल अवेलेबल हैं। तो 30 कंट्रीज से भी ज्यादा में यूएसए ये ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुका है या डिलीवर कर चुका है, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया के पास भी हार्पून मिसाइल है फिलहाल। और की फीचर्स इसके क्या क्या हैं, जैसे कि ऑल वेदर ओवर द हॉरिजॉन कैपेबिलिटी है इसकी, लो लेवल सी स्कीमिंग ट्रैजेक्टरी भी ये फॉलो कर सकता है और इसमें एक्टिव रेडार गाइडेंस है। इसकी लेंथ की बात करें तो 4.5 मीटर्स की लेंथ है, वेट है इसका 526 केजीज और ये अपने अंदर कैरी कर सकते हैं 221 केजीज का वॉरहेड, ठीक है। इसको आप दोनों तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लैंड स्ट्राइक और एंटी शिप मिशंस दोनों इससे एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं विद रेंज ऑफ 90 to 240 किलोमीटर्स यूजिंग द जीपीएस एडेड नेविगेशन, ठीक है। तो आपको सिंपली याद रखना है कि हार्पून मिसाइल जो आजकल चर्चे में थी, इसको किस कंट्री ने डेवलप किया? आंसर इज डी ऑप्शन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। न्यूज में क्यों आई है ये मिसाइल? क्योंकि जो ये मिसाइल है ये डिलीवर की गई है हाल ही में ताइवान कंट्री को, ठीक है। अगली स्लाइड में हम इंटरनेशनल न्यूज देखेंगे और यहाँ पे कुछ कंट्रीज के बारे में बात करेंगे जो पिछले दिनों न्यूज में थी। What is the full form of FMR as mentioned in the news regarding India's border with Myanmar? FMR से आप क्या समझते हैं? It stands for Free Movement Regime. Recently, the USA has designated which country as its major non-NATO ally? MNNA. This is Kenya country, ठीक है। Which country recently introduced holographic technology in its new banknotes? तो ये जापान ने इंट्रोड्यूस करवाया है। Robert Fico, who was recently injured in a shooting incident, is the Prime Minister of which country? The correct answer is Slovakia. Recently, which country has banned the entry of visitors with Israeli passport? ये कंट्री थी मालदीव्स, जिन्होंने बैन किया था कि कोई भी अब इनके यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आ सकते हैं जिनके पास इजरायली पासपोर्ट है। Which organization recently adopted the first global resolution on artificial intelligence? Answer here is United Nations General Assembly. अच्छा, मालदीव्स ने ये स्टेप क्यों लिया था? अपना सपोर्ट दिखाने के लिए फॉर गाजा, ठीक है। Recently, which country of South America has declared a health emergency due to a surge in dengue fever cases? Here correct answer is Brazil, ठीक है। ब्राजील में हेल्थ इमरजेंसी लग गई थी इस साल के शुरुआत में बिकॉज ऑफ सर्ज इन डेंगू फीवर केसेस। यहाँ पे डेंगू फीवर के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेटा which country has a growing trade deficit with India exceeding $100 billion in financial year 24? हालिया आंकड़ों के अनुसार किस देश का भारत के साथ व्यापार घाटा बढ़ रहा है जो वित्त वर्ष 2024 में $100 बिलियन से अधिक हो गया है? दिस कंट्री इज चाइना। तो रिसेंट डेटा जो सामने आया है उसके मुताबिक चाइना इज द कंट्री जिसका ग्रोइंग ट्रेड डेफिसिट हो रहा है विद इंडिया और इसी के साथ फाइनेंशियल ईयर 24 में ये जो वैल्यू थी ये $100 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है, ठीक है। इसी के साथ याद रखिएगा कि चाइना इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड डेफिसिट पार्टनर बन चुका है, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा हैं चाइना से और कंपेयर टू द एक्सपोर्ट टू दैट कंट्री, यानी कि हम चाइना को एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इंपोर्ट ज्यादा करवा रहे हैं। तो इसकी वजह से बहुत कंसर्न्स उठ चुके हैं अबाउट द मार्केट एक्सेस डिस्पैरिटीज। इसके अलावा जो पब्लिक सेंटीमेंट है इन चाइना वो भी क्रिटिकल है काफी बिजनेस रिलेशंस के रिगार्डिंग विद इंडिया, जिससे कि कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले रिफ्लेक्ट होता है इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स का, ठीक है, इंक्लूडिंग जो ऑनगोइंग बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है और इसके अलावा जो इंडिया का अलाइनमेंट है विद द क्वाड अलायंस अगेंस्ट द परसीव्ड चाइनीज एग्रेशन, ठीक है। तो रिसेंट डेटा के मुताबिक चाइना ऐसी कंट्री है जिसका कि ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है विद इंडिया एक्सीडिंग $100 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 24, ओके। अगली स्लाइड में हम चलिए कुछ रिपोर्ट्स पे नजर डाल लेते हैं। इसमें कुछ रैंक्स, इंडिसेस, पोजीशंस देख लेते हैं। Recently, which ministry has unveiled a comprehensive report titled as Economic Case for Investment in the Well-being of Adolescents in India? इस नाम की रिपोर्ट को पब्लिश किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने।
Which organization recently released a report titled as Future Pandemic Preparedness and Emergency Response: A Framework for Action? इस रिपोर्ट को जारी किया था नीति आयोग ने. Recently, which organization launched a report titled as The Case for Investment in Nutritious Food Value Chains? Answer is ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन. ठीक है, जो भी रिपोर्ट्स नीति आयोग रिलीज करती है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. Which institution secured the 45th rank in Engineering and Technology of QS World University Rankings 2024? This is IIT Bombay. A World of Debt, a Growing Burden to Global Prosperity report recently seen in the news was prepared by which organization? इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया था यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने. Which institution has recently published a research report on air pollution and health effects in northern India? This is IIT Jodhpur. What is the rank of India in the World Economic Forum's Travel and Tourism Development Index 2024? बहुत बार मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये बात याद रखिएगा कि ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है. सो दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? डावोस, स्विट्जरलैंड में. यहाँ पे इंडिया की रैंक थी इसमें 39. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं. एक्सरसाइज काजिंद रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? हाल ही में खबरों में रहा अभ्यास काजिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, कजाकिस्तान. ठीक है, तो ये 8th एडिशन था एक्सरसाइज काजिंद का, जो कि हुआ है कब से कब तक? 30 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक ये चलने वाली है. और अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे हो रही है तो ओनली उत्तराखंड में. ठीक है, ये एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान. इंडियन साइड से रिप्रेजेंट करेंगे हमारे 120 पर्सनल्स फ्रॉम द कुमाऊं रेजिमेंट एंड द इंडियन एयरफोर्स. कजाकिस्तान का जो कंटिजेंट है इसमें पर्सनल होंगे इनके लैंड फोर्सेस से और एयरबोर्न असॉल्ट ट्रूपर्स. ठीक है, इस एक्सरसाइज का पर्पस क्या है? जॉइंट मिलिट्री कैपेबिलिटीज को इन्हांस करना फॉर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इन सभी सेमी अर्बन एंड माउंटेनियस टेरेन. और इसके अलावा फोकस है यहाँ पे इंटरऑपरेबिलिटी, टैक्टिकल ड्रिल्स और इसके अलावा बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना जिससे कि डिफेंस कोऑपरेशन और बायलैटरल रिलेशंस मजबूत हो सकें. ठीक है, तो एक्सरसाइज काजिंद कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है? इंडिया और कजाकिस्तान. इस साल के लिए वेन्यू अगर आपसे पूछा जाएगा तो वेन्यू इंडिया है. इंडिया में भी अगर स्पेसिफिकली बात करें तो ओनली उत्तराखंड. ठीक है, ये दोनों चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं. अगली स्लाइड में आइए हम कुछ डिफेंस करंट अफेयर्स पे नजर डालते हैं. पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच आर्म्ड फोर्स कंडक्टेड एक्सरसाइज पूर्वी लहर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट अंडर द ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड? एक्सरसाइज पूर्वी लहर को कंडक्ट किया था इंडियन नेवी ने. विच टू कंट्रीज रिसेंटली कैरिड आउट द 7th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति? शक्ति कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है? आंसर इज इंडिया एंड फ्रांस. आपको बताना है कि वज्र प्रहार नाम की एक्सरसाइज कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है? विच कंट्रीज रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन ट्राइलेटरल मल्टी डोमेन एक्सरसाइज जिसका नाम है फ्रीडम एज? आंसर हियर इज साउथ कोरिया, यूएस एंड जापान. फिर नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एन एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1? सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि रुद्रम 1 मिसाइल कौन सी कंट्री की है? आंसर हियर इज इंडिया. What are sonobuoys recently mentioned in the news? What are these things? They are basically a small expendable device which are used in underwater acoustics to detect and sonar systems. Okay. What is Astra missile? Means what type of missile is Astra missile which was recently making news? Astra किस तरह की मिसाइल है? ये एक एयर टू एयर मिसाइल है. ठीक है, आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? ए से शुरू हो रहा है अस्त्रा और ए पे खत्म हो रहा है. ठीक है, तो एयर टू एयर मिसाइल है. Which organization developed the Tapas BH-201 UAV recently seen in the news? तो ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है. किसने डेवलप किया? आंसर इज DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे. When is the International Day of Older Persons observed every year? हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज 1 अक्टूबर. ठीक है, ये 34th एडिशन था इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स का, जो कि हमने ऑब्जर्व किया 1 अक्टूबर 2024 को. और इस दिन हम हाईलाइट करते हैं कि क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज हैं ऐसी पॉपुलेशन के लिए जो कि एजेड माने जाते हैं, और इस दिन हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन और विजडम है. ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ने डिफाइन किया है ओल्डर पर्सन की कैटेगरी को कैसे, कि जो भी लोग 65 ईयर्स के प्लस हैं उनको ओल्डर एज माना जाएगा. और इस दिन को पहली बार 1991 में ऑब्जर्व किया गया था. इस साल के थीम की अगर हम बात करें, थीम रखी गई एजिंग विथ डिग्निटी.
ठीक है, द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग केयर एंड सपोर्ट सिस्टम फॉर ओल्डर पर्सन्स वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पे आपको सिंपली याद रखना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स हम ऑब्जर्व करते हैं 1 अक्टूबर को। इस साल के लिए हमने थीम रखी है एजिंग विथ डिग्निटी, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन ने डिफाइन किया है ओल्डर पर्सन्स को जो कि 65 प्लस होते हैं, यानी कि ये ग्लोबल एक्सेप्टेंस लेवल है, और इंडिया के अंदर जो भी लोग 60 प्लस हो गए उनको ओल्ड एज में माना जाता है, कंसिडर किया जाता है, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड में हम लोग इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच IIT एंड प्रसार भारती होस्टेड द 2-day रोबोट कॉम्पिटिशन DD रोबोकॉन इंडिया 2024। कौन सी IIT ने प्रसार भारती के साथ मिलकर इस 2 दिन के रोबोट कॉम्पिटिशन को होस्ट किया? दिस इज IIT दिल्ली। What is the theme of World Asthma Day 2024? Answer is Asthma Education Empowers। कब ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड अस्थमा डे को? तो इसका कोई पर्टिकुलर डे नहीं होता है, जब भी कभी मई मंथ में पहला ट्यूसडे जो पड़ता है उसको हम वर्ल्ड अस्थमा डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024? इसके लिए हमने थीम रखी रिबिल्डिंग द ट्रस्ट। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड आर्ट डे एवरी ईयर? वर्ल्ड आर्ट डे होता है 15 अप्रैल को। वेयर वॉज द 13th एडिशन ऑफ यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 हेल्ड? ये हुआ था जॉर्जिया कंट्री में। Which day is celebrated as International Mother Language Day? Answer here is 21st of February। और नेक्स्ट है, what is the theme for World Meteorological Day 2024? इसके लिए थीम है At the Front Line of Climate Action। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब होता है? 23rd of March को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इज, Recently, who receives the दादा साहेब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2022? हाल ही में वर्ष 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? ये हैं वेरी फेमस एक्टर मिथुन चक्रवर्ती। ये जो एक्टर हैं इन्होंने रिसीव किया दादा साहेब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2022। याद रखिएगा ये इंडिया का हाईएस्ट सिनेमा ऑनर है, ठीक है। इसको एनुअली प्रेजेंट किया जाता है एट द नेशनल फिल्म अवार्ड्स बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल। इसके थ्रू रिकॉग्नाइज किया जाता है आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द इंडियन सिनेमा। इस अवार्ड में गोल्डन लोटस दिया जाता है, इसके अलावा 10 लाख रुपए का कैश प्राइज होता है और एक शॉल उड़ाई जाती है, ठीक है। इसको एस्टैब्लिश किया था इंडियन गवर्नमेंट ने दादा साहेब फाल्के जी को ऑनर करने के लिए, जो कि फादर माने जाते हैं इंडियन सिनेमा के। और इस अवार्ड को पहली बार 1969 में दिया गया था। किसको दिया गया था? टू एक्ट्रेस देविका रानी, ठीक है। और दादा साहेब फाल्के की यहाँ पे बात करें तो इनका जन्म 1870 में हुआ था। इन्होंने इंडिया की फर्स्ट फीचर फिल्म को डायरेक्ट किया था जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। कब किया था? 1913 में। और उसके बाद 19 साल के इतिहास में इन्होंने 95 और भी फिल्म्स क्रिएट करी थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है सिंपली कि दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 के लिए किसको दिया गया है? आंसर इज ए ऑप्शन, मिथुन चक्रवर्ती, ठीक है। अगली स्लाइड में हम इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। विच स्टेट्स नेचुरल फार्मिंग मॉडल वन द 2024 गुलबेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी? कौन से स्टेट की नेचुरल फार्मिंग मॉडल थी जिसने इस प्राइज को जीता? आंसर हियर इज आंध्र प्रदेश। Recently, who was awarded the 15th CIDC Vishwakarma Award 2024 for CSR Corporate Social Responsibility Contribution? ये अवार्ड दिया गया SJVN Limited को। Recently, which prison received the Biodiversity Conservation Award constituted by the Andhra Pradesh State Biodiversity Board? This is Rajahmundry Central Prison. Recently, who was honored with the International Culture Award 2024? ये अवार्ड दिया गया मीना चंद्रा को। Recently, who has been appointed as the Director General of National Security Guard? तो नए DG बने हैं दलजीत सिंह चौधरी, लेकिन अब ये चेंज हो चुके हैं, राइट, कि मार्च 24 का क्वेश्चन है। आपको बताना है प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल कौन है। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो? एनसीबी के नए DG बने हैं मिस्टर अनुराग गर्ग। रिसेंटली विच इंडियन हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज ऑफ 2024? दिस इज आलोक शुक्ला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Recently, which ministry has launched the Jal Hi Amrit program to incentivize states or the union territories to promote efficient reuse of water? हाल ही में किस मंत्रालय ने पानी के कुशल पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने हेतु जल ही अमृत कार्यक्रम को शुरू किया है? दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इन्होंने लॉन्च किया जल ही अमृत प्रोग्राम को अंडर द अमृत 2.0, जिससे कि जो क्वालिटी है ट्रीटेड वेस्ट वाटर की उसको इन्हांस किया जाए, साथ ही रिसाइकलिंग को प्रमोट किया जाए अर्बन एरियाज में, ठीक है। तो इस प्रोग्राम का पर्पस है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को इंसेंटिवाइज करना, जिससे कि वो मैनेज कर सकें अपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को और गुड क्वालिटी रिसाइकलेबल वाटर प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है।
तो यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस कर चुकी है क्लीन वाटर क्रेडिट सिस्टम को, जिससे कि कंपटीशन को फॉस्टर किया जाए अमंग द सिटीज़ और डेवलप किया जाए इनकी कैपेसिटी के हिसाब से फॉर इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट। एसटीपीज को स्टार रेटिंग दी जाएगी 3 to 5 स्टार्स के अंदर एज क्लीन वाटर क्रेडिट्स, जो कि 6 मंथ्स तक वैलिड होंगे और परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव भी इनको दिया जाएगा बेस्ड ऑन दीज रेटिंग्स। फाइन, तो आपको याद रखना है जल ही अमृत प्रोग्राम लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, जिससे कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को इंसेंटिवाइज किया जाए टू प्रमोट एफिशिएंट रीयूज ऑफ वाटर। ओके, अगली स्लाइड में हम आइए कुछ सेंट्रल और स्टेट स्कीम्स को देख लेते हैं। राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच मिनिस्ट्री? इस स्कीम को एडमिनिस्टर करती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च मन्नूयिर कप्पोम स्कीम टू इम्प्रूव द सॉइल हेल्थ? सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया था तमिलनाडु की सरकार ने। इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? ये स्कीम लॉन्च की गई थी तेलंगाना में। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच मिनिस्ट्री? इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपीएस वात्सल्य स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज? इसका प्राइमरी पर्पस क्या है? पेरेंट्स और गार्डियंस को हेल्प करना ताकि वो प्लान कर सकें अपने बच्चों के फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स के रिगार्डिंग चीज़ों को। ठीक है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द वन मित्रा स्कीम टू बूस्ट ग्रीन कवर? ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए वन मित्रा स्कीम को लॉन्च किया था हरियाणा ने। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जियो पारसी स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिवर्स द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ द पारसी पॉपुलेशन। ठीक है, जो पारसी पॉपुलेशन घटती जा रही है, इसमें जो ट्रेंड देखा गया डिक्लाइनिंग रेशियो में, उसको इंक्रीज करना, उसको रिवर्स करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है What is the name of the recently discovered mini moon that will orbit the Earth for nearly 2 months? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में खोजे गए मिनी मून का नाम क्या है जो लगभग 2 महीने तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन 2024 PT5। ठीक है, ये एक स्मॉल एस्टेरॉइड है जिसको कि कैप्चर कर लिया है अर्थ की ग्रेविटी ने, और अब ये अगले 53 डेज तक ऑर्बिट करेगा अर्थ के चारों तरफ। ठीक है, तो यूनिक कनेक्शन है इसका इंडिया के साथ इसके ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, और ये बिलोंग करता है टू अ ग्रुप ऑफ एस्टेरॉइड जिसका नाम है अर्जुना एस्टेरॉइड बेल्ट। फाइन, तो ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक रेयर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा फॉर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पे ये कल्चरल टाइज को हाईलाइट करता है बिटवीन एस्ट्रोनॉमी एंड इंडियन हेरिटेज। ये एस्टेरॉइड बहुत ही फेंट है, इसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकेंगे, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अर्थ के ऑर्बिट के ये बाहर चला जाएगा ऑन 25 ऑफ नवंबर 2024। तो 53 डेज तक ये इसी तरह से रहेगा और उसके बाद फिर अर्थ की ऑर्बिट के बाहर चला जाएगा नवंबर में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसका नाम है 2024 PT5। ये एक मिनी मून है और ये अर्थ को ऑर्बिट करेगा फॉर नियरली 2 मंथ्स। फाइन, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है। अगली स्लाइड में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। What is the primary objective of Phenome India project recently seen in the news? इस प्रोजेक्ट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? To develop India specific risk prediction models for cardio-metabolic diseases. प्रत्युष टेलीस्कोप was developed by which organization? इस टेलीस्कोप को डेवलप किया इसरो ने। Which organization recently launched the first indigenously developed hepatitis A vaccine जिसका नाम है Havisure? This is IIL Indian Immunologicals Limited. What is the name of the Chat GPT style service which is recently launched by the Reliance Industries Group? Your answer is Hanuman. Probe 3 mission is related to which space agency? ये मिशन रिलेटेड है ESA के साथ, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। What is doxing जो आजकल चर्चे में है? डॉक्सिंग क्या चीज़ है? ये बेसिकली उस प्रोसेस को कहते हैं जहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पब्लिश किया जाता है किसी इंडिविजुअल के रिगार्डिंग विदाउट हिज और हर कंसेंट, यानी कि उससे बिना पूछे उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पब्लिक कर देना। ठीक है, व्हाट इज एपोफिस रिसेंटली सीन इन द न्यूज? एपोफिस क्या चीज़ है? ये एक तरह का एस्टेरॉइड है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आप काफ़ी कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। 10 क्वेश्चन हमने आज के कवर कर लिए और इसके अलावा अप्रोक्सीमेटली हमने 70 से 72 क्वेश्चन रिवीजन के भी कवर कर लिए हैं। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि हम काफ़ी सारे क्वेश्चन एक दिन में कवर करते हैं। नियरली 82 क्वेश्चन हम लोग एक दिन में आसानी के साथ कवर कर लेते हैं। यहाँ पे पर्पज़ यही है कि आपको मैक्सिमम आउटपुट दिया जाए, जो भी आप आधा घंटा जीके टुडे को देते हैं उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल सके।
और यहाँ पे मैं सेशन को वाइंड अप करती हूँ विद सम होमवर्क। और आज का जो आपका होमवर्क है वो स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स के साथ रिलेटेड रहने वाला है। यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और फिर इनका जवाब सोच समझ के कमेंट में लिखिए। आई एम श्योर कि ये जो क्विज वाला सेशन रहता है इससे आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, थिंकिंग एबिलिटी है, वो काफ़ी हद तक बढ़ेगी और फिर एग्जाम में आपके लिए आसानी होगी। आप में से कोई भी अगर ऐसा है जो फील करता है कि उसके मॉक टेस्ट में या फिर किसी एग्जाम में करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वो इम्प्रूव हो रहा है, आपको लग रहा है कि करंट अफेयर्स के सेक्शन में आप ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपना ऑनेस्ट रिव्यू कमेंट्स में ज़रूर लिखा करिए, जिससे कि हमारे दूसरे व्यूअर्स को हेल्प मिल सके। ठीक है, तो चलिए फिर, अब कल तो संडे है, मंडे को वापस से मिलते हैं with some new current affairs. Till then, stay tuned. Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.